नमस्कार। मैं हूं शेखर और आपका होस्ट। दिल्ली बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं, लेकिन उससे पहले आज नीतीश सरकार ने अपना आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार किया। बीजेपी कोटे से 7 विधायकों ने आज शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक समारोह में उनको शपथ दिलाई। इस दौरान सभी तबकों का ध्यान रखा गया, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया, सभी एक जाति समीकरण बनाने की कोशिश की गई। तो आज के जो ये परिचर्चा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार सरकार का जो ये आज का मंत्रिमंडल विस्तार है, इसके पीछे के मायने क्या है। ललित जी, पहले आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए। देखिए शेखर, बिहार की जो पॉलिटिक्स है ना, वो अपने आप में इतनी ज्यादा मतलब गुत्थम गुत्थे के साथ रहती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए बिल्कुल। कोई सिंगल पैरामीटर ही नहीं है जिसके जरिए आप वहाँ की राजनीति को आसानी से समझ सकें। और अगर बिहार की राजनीति को समझना है तो बिहार के समाज को समझना बहुत जरूरी है, वहाँ के राजनीतिक दलों की हिस्ट्री को समझना जरूरी है। आप ये देखिए कि बिहार में क्या था, जो है कि पहले कांग्रेस का शासन हुआ करता था, फिर कांग्रेस जैसे वहां से डिसअपियर हुई, तो फिर धीरे धीरे जो है मंडल पॉलिटिक्स का एक असर ये हुआ कि वहां पे बहुत सारी रीजनल पार्टीज का उभार हो गया। उसमें मंडल पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट कौन थे? लालू यादव थे, रामविलास पासवान थे, नीतीश कुमार थे, उपेंद्र कुशवाहा, ये जितने भी नेता लोग हैं वो कहीं ना कहीं मंडल पॉलिटिक्स के वो प्रोडक्ट रहे। और जैसे जैसे बिहार की राजनीति में क्या हुआ कि बिहार के लोगों ने इन लोगों को मौका भी दिया, कभी ये लोग एक साथ ही रहा करते थे, बाद में धीरे धीरे डिफरेंसेज आए और डिफरेंसेज के बाद इन्होंने अपने अपने रास्ते जो तय कर लिए। बात नीतीश कुमार की अभी फिलहाल, चूंकि वो मौजूदा दौर में चीफ मिनिस्टर हैं और 7 से 8 महीने के बाद मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास इलेक्शन होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे अगर आज के हम लोग कैबिनेट एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि देखिए कि जेडीयू का कोई भी विधायक जो है मंत्री नहीं बना है। सारे विधायक हाँ, जो बीजेपी के कोटे से बिल्कुल ही बने बिल्कुल हैं। ठीक है। अब चूंकि इलेक्शन अक्टूबर और नवंबर में होना है तो फिर इसका सांकेतिक महत्व ही है, क्योंकि हम्म, किसी भी मंत्रिपरिषद का जो विस्तार हुआ है, स्वाभाविक है, हम्म, अगर मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है तो अगस्त के आसपास जो है वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, डेट्स आ जाएगी, तो मतलब बिल्कुल। अगस्त सितंबर के हम्म, आसपास। तो जो हम्म, नए लोग हैं उनको उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो विस्तार में जिन लोगों को शामिल किया गया वो सांकेतिक महत्व ही है सरकार के नजरिए से, लेकिन पार्टी के नजरिए से और वोट बैंक के नजरिए से उसका व्यापक महत्व है। आज पूरे 7 लोगों का आप उठा के देखिए तो उसमें अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, दलित भी है और महादलित भी है। यानी कि जो बिहार की पूरी राजनीति अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अत्यंत पिछड़ा, महादलित, इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ चलता है। तो इसके जरिए समाज के हर वर्ग को, खासतौर से बीजेपी का आप ध्यान दीजिए कि बीजेपी को अल्टीमेटली क्या माना जाता था कि ये अगड़ों की पार्टी है, राजपूतों की पार्टी है, ब्राह्मण्स की हाँ, पार्टी बिल्कुल है, ब्राह्मण की पार्टी है। वैश्य की पार्टी है, बिल्कुल। भूमिहारों की पार्टी है, कायस्थों की पार्टी है। इसमें हाँ, कहीं भी छोटी जाति के लोगों की एंट्री नहीं है। लेकिन यह कि बीजेपी ने उस मिथक को तोड़ा है और बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है, खास तौर से बिहार में, कि आप केवल कुछ लोग, कुछ जो तबका है उसको शामिल मत क्या मानिए। इसमें मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, जब उनके पास पावर आई, तो क्या इसका भी एक बड़ा रीजन है कि अब पार्टी उनको भी चेहरा बना रही है जो पिछड़े वर्ग से आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कई बार सभा में कहते दिखते हैं कि मैं भी पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। देखिए एकदम सही बात है कि पूरी राजनीति में वही दल, आप देखेंगे ध्यान से देखिए कि वही दल कामयाबी के मतलब कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा, वो कामयाब होगा जो समाज के हर तबके को लेकर के साथ में चले। ये बात तो सच है कि विचारधारा के स्तर पर आप बहुत ज्यादा किसी को, उस वर्ग को अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो विचारधारा के स्तर पर वो आपके लिए फिट नहीं बैठता है। लेकिन हकीकत यही है कि आपको न चाहते हुए भी समाज के सभी तबकों को लेकर के साथ में चलना ही पड़ेगा। और खासतौर से बिहार की जो राजनीति है, जहाँ पे खास अगर ग्राउंड पे भी जाइए तो सामान्य तौर पे नेता भी ये कहता है कि भाई काम करने से क्या होता है, अल्टीमेटली तो जिस दिन को पोलिंग के डे पे लोग लाइन में लगते हैं और पोलिंग सेंटर पे मतलब वोट देने तक तक दिमाग बदल जाता है, और वो अंत में देखते हैं कि भाई मेरे जाति वाला है कि नहीं है, किस जाति का है। तो वहां पे अल्टीमेटली जाति जो डिसाइसिव फैक्टर हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ध्यान देखिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे 2005 से लेकर के मतलब 2020 के चुनाव तक किसी भी पार्टी को सिंगल, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी यहाँ नहीं किस मिली है। पार्टी नहीं बनी।
हाँ, 243 बहुमत विधानसभा नहीं की मिला बिल्कुल। एकदम 243 विधानसभा की सीट है। सरकार में बने रहने के लिए 122 का मैजिक फिगर चाहिए, लेकिन कोई भी दल मैजिक फिगर को नहीं पा सका और उसका असर यह हुआ कि अलायंस करना पड़ा। और आज की डेट में देखिए तो बीजेपी के पास जो सबसे ज्यादा विधायक हैं, 80 विधायक हैं इस समय, बावजूद 42 विधायक उनके कम हैं मैजिक फिगर से। तो ये एक अच्छा, कवायद हुई है। गठबंधन की बात आई है तो मैं अभिषेक जी के पास आना चाहूंगा कि क्या एनडीए के गठबंधन में बीजेपी हावी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज जिन 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली वो सारे बीजेपी कोटे से ही हैं, तो कहीं ना कहीं यही तो नहीं है कि नीतीश कुमार कमजोर नजर आ रहे हैं, जो आज के बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों ने, जो विधायकों ने शपथ ली? देखिए, ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगा कि नीतीश कुमार कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे नीतीश कुमार को लेकर जो बिहार का विपक्ष है, वो अक्सर इस तरीके का एक नैरेशन देने की कोशिश करता रहा है कि नीतीश कुमार फिर से जो है पलटी मार सकते हैं या फिर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, आप देखेंगे पिछले 3-4 महीनों में ही ऐसा 2 से 3 बार हो चुका है बिल्कुल। जब राजद की तरफ से इस तरीके का एक नरेशन दिया गया कि भाई नीतीश कुमार जल्दी जो है भाजपा का साथ छोड़ने वाले हैं या केंद्र सरकार में एनडीए का जो साथ छोड़ने वाले हैं। तो बीजेपी भी और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार की क्या इम्पोर्टेंस है, ना केवल बिहार के लिए बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी। ये बात और है कि अगर 7 आप कह रहे हैं कि 7 मंत्री जो बनाए गए वो सभी बीजेपी के कोटे से बनाए गए हैं, तो आप ये देखें कि अभी का जो मंत्रिमंडल विस्तार है, ये एक खानापूर्ति महज है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि जो जातीय समीकरण आप देखेंगे, उसके अनुसार जो इस मंत्रिमंडल विस्तार का जो महत्व है वो यही है कि जो अलग-अलग जाति के लोग हैं, जो वोटर हैं, उन तक ये संदेश पहुंचे कि उनकी जाति को भी कंसीडर किया है इस गठबंधन की सरकार ने और उनकी भी जो इम्पोर्टेंस है वो सरकार के नज़र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही वजह भी है कि उन जातियों से आने वाले लोगों को भी अब कैबिनेट में जगह दी गई है। क्योंकि आप देखेंगे अब अगर जैसे चुनाव जो है अगले साल होने हैं वैसे तो, पर ऐसा भी माना जा रहा है कि चुनाव अक्टूबर जल्दी नवंबर में। करवाए जा सकते हैं। हाँ, चुनाव जल्दी करवाए जा सकते हैं। तो अगर हम ईयर एंड की बात करें, तो उससे लगभग 3 महीने पहले का समय आप मान लीजिए, यानी कि अगस्त या सितंबर में चुनाव का ऐलान हो जाना चाहिए या फिर चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएँगी और फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि इन मंत्रियों के पास कितना समय है काम करने के लिए। ये एक संदेश देने भर के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिससे कि जो जातीय समीकरण है, उनको साधा जा सके। और रही बात आप ये देखिए कि बीजेपी चलिए, का जाति जो सम्मेलन में भी आएंगे अभिषेक जी, मैं ललित जी के पास आना चाहूंगा। आरजेडी का जो एरा था 15 साल का, उसके बाद जब नीतीश कुमार आए तो हमेशा से बाराती चाहे कोई भी रहे हो, दूल्हा हमेशा नीतीश कुमार। क्या कहेंगे आप? म्यूट है आपका, अनम्यूट कीजिए। देखिए शेखर, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जैसा कि पहले बताया कि ये जो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ये टिकड़ी जो थी, ये मंडल कमीशन की बाई प्रोडक्ट थी जो, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि बिहार की राजनीति में आप देखें तो उस समय देश की भी राजनीति को थोड़ा गौर करिए कि 1984 से लेकर के 1989 तक सरकार जो है देश में कांग्रेस की रही और उसके बाद बीपी सिंह उसके हिस्सा हुआ करते थे। और बाद में जब बीपी सिंह ने जनता दल बनाया और जनता दल के बैनर तले सरकार बीपी सिंह की बनी, तो आप देखेंगे कि उसी समय क्या हुआ कि नेशनल लेवल पे एक फ्रिक्शन तय मतलब मचा था जो है देवीलाल के बीच में और उनके बीच में। और मंडल कमीशन जो कि ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, उस मंडल कमीशन को बीपी सिंह ने इंट्रोड्यूस किया और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे मतलब देश में एक तरीके का मतलब एक तरीके की आग लग गई। जो बड़े तबके से आने वाले लोग थे, बड़े समाज से आने वाले थे, अगड़े समाज से आने वाले थे, उनको ये लगता था कि उनके हितों पर कुठाराघात हो रहा है। और जो पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से उनको लगा कि हमको एक मौका मिला है। तो नतीजा ये हुआ जो है कि उसी जो पावर की एक पावर स्ट्रगल था, पावर गेम की एक लड़ाई थी, उसमें क्या हुआ जो है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर भारी पड़े। और पहली बार जबकि ये मान के चला जाता था जो है कि लालू को लगता था कि सबसे पिछड़ों का कद्दावर नेता मैं हूं, नीतीश भी ये मान के चलते थे कि पिछड़ों का कद्दावर नेता मैं, रामविलास पासवान भी ये मान के चलते थे कि पिछड़ों का कद्दावर नेता मैं हूं। लेकिन इन तीनों पिछड़ों की लड़ाई में बाजी किसने मारी? लालू प्रसाद यादव ने बाजी मारी। और लालू प्रसाद यादव
कि बिहार से रुखसती तब हुई जब उनका चारा घोटाले में नाम आया, ठीक है। जी तो कहने का अर्थ है कि ये जो पिछड़ों की जो एक राजनीति रही, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है अपने चंक को किस तरीके से कंसोलिडेट करें, उसमें लालू ही सक्सेसफुल रहे। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे नीतीश कुमार ने अपना एक रास्ता तय किया। और बीजेपी के बारे में ये सबसे दिलचस्प बात है कि आप देखिए जो है कि कांग्रेस किन लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, अगड़ों का, चाहे वो देश हो चाहे बिहार, ये एक जनरल परसेप्शन बना हुआ था। बिहार में तो ये ज्यादा ही था। और बीजेपी क्या थी, बीजेपी जो है वो अगड़ों की पार्टी ही बन के रह गई थी। तो निश्चित तौर पे बिहार का जो समाज है उस बात को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाया। मतलब ये ठीक है, आप एक एंटिटी के तौर पे 15% जो सवर्णों की आबादी है, तो उस सवर्णों की राजनीति आप कर सकते हैं, और सवर्णों की राजनीति बीजेपी ने किया। लेकिन बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं आ पाया जिसकी स्वीकार्यता वो पिछड़ों में भी बन सके। और बीजेपी इस क्राइसिस से हमेशा गुजरती रही। वो तो आप कहिए कि 2005 में जब नीतीश कुमार की भी अपनी कंपल्सन थी, वो सरकार बनाने के लिए उनको समर्थन चाहिए था, तो उतने नंबर्स बीजेपी के पास थे जो कि जेडीयू को सपोर्ट करे और नीतीश कुमार सत्ता में आ सके। तो बीजेपी जो सपोर्टिव रोल में रही। लेकिन अब आप देखिए कि 2015 बीजेपी ने एक बार सुशील कुमार मोदी थे तो उनको पेश करने की कोशिश की थी, और सुशील कुमार मोदी जो थे, सुशील कुमार मोदी भी क्या है कि उनका जो समाज था वो वैश्य कम्युनिटी से आते थे। और बीजेपी को तो ये माना ही जाता था कि वो बिहार में पर्टिकुलरली कि वो सवर्णों की और वैश्यों की जो एक पार्टी ही बन के रह गई है। तो बीजेपी के पास भाई कंपल्सन तो ये है कि आखिरकार जो जो उनके कोर वोटर हुआ करते थे, आप पूरी तरीके से सरकार में नहीं आ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कि एक व्यवस्था देनी पड़ेगी जो बीजेपी के अंदर भी एक सामंजस्य बना के चल सके, और उसके बाद जो सरकार के साथ भी, मतलब नीतीश कुमार के साथ। यहाँ एक पॉइंट और मैं गौर करवाना चाहूंगा कि आप देखिए बीजेपी की अगर बात करेंगे तो बीजेपी का जो पहले अगर जो उनकी एक इमेज है, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में जातीय संघर्ष भी 90s में बहुत ज्यादा हुआ है, और काफी ज्यादा वहां पे सामूहिक हत्याएं भी हुई हैं सिर्फ जात पात के पीछे। ऐसे में एक जो उच्च जातियां थी उनका एक संगठन होता था रणवीर सेना, जो मतलब जहाँ पे जो है काफी खूनी संघर्ष भी हुआ उस संगठन का अन्य जातियों से, खासतौर पे जो पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं उनके साथ। तो आप ये देखेंगे कि ये जो रणवीर सेना है इसको कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का सपोर्टर माना जाता था, और वो छवि अभी भी है। हालांकि आज के समय में रणवीर सेना, अभिषेक का कहना एकदम ही मतलब यहाँ पे बहुत ही प्रासंगिक है कि रणवीर सेना, यद्यपि रणवीर सेना का कोई एफिलिएशन बीजेपी से था नहीं, लेकिन ये कि सामान्य तौर पे जो अभी अभिषेक ने बताया जो कि 90 और 2000 के बीच में, मतलब ऑलमोस्ट समझिए कि हर 2 महीने 3 महीने के बाद एक छोटा मोटा जो नरसंहार हुआ करता था, जातीय नरसंहार हुआ करता था। तो समाज का जो पिछड़ा वर्ग था उसको, मतलब आरजेडी ने कम से कम ये मैसेज दिया कि देखिए ये अगड़ों की पार्टी है, और अगर ये लोग पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो आप देखिए कि क्या होगा। तो एक तरीके से डरा करके रखना, और उसके बाद जो पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग ये, या दलित, महादलित भी मान के चलते थे कि भारतीय जनता पार्टी मतलब कि राजपूतों की पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी, भूमियारों की पार्टी, वैष्णव की पार्टी जो है। और अगर ये लोग, अगर इनको सत्ता में, मतलब पूरी तरीके से सत्ता इनके हाथ में चली गई, तो फिर हमारी स्थिति काफी जो है खराब हो जाएगी। तो इस लिहाज से भी क्या है कि वो धीरे धीरे जो छोटे चंक्स में वो बढ़ते गए। तो कुछ हिस्सा, खासतौर से जैसे मान लीजिए कि दलित में जो पासवान बिरादरी है, उस पर रामविलास पासवान ने अपना होल्ड कायम कर लिया। कुर्मी बिरादरी, जैसे नीतीश कुमार खुद ही आते हैं, तो उस पर नीतीश कुमार ने अपना होल्ड कायम किया। और यादव कम्युनिटी जो कि सबसे ज्यादा, मतलब पिछड़ों में सबसे ज्यादा आबादी यादव कम्युनिटी की है, तो यादव कम्युनिटी लालू प्रसाद यादव के साथ। और सबसे बड़ी चीज थी कि जब बाबरी विध्वंस हुआ 1992 में, तो उसके बाद जो मुस्लिम तबके को भी ये लगने लगा कि अब क्या है कि बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, तो अब केवल हम लोग जो सेफ्टी या सिक्योरिटी है उसकी केवल एक ही पार्टी चिंता करती है, या उसके हाथ में ही हमारा सब कुछ सुरक्षित है, वह है आरजेडी। तो इस तरीके से अप्स एंड डाउन्स जो देखेंगे बिहार की पॉलिटिक्स में होता गया। और बीजेपी के सामने ये दिक्कत तो रही कि अल्टीमेटली वो किसको आगे करे, किसी मतलब भूमियार चेहरे को, किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे को, राजपूत चेहरे को, या कायस्थ चेहरे को, तो मैसेजिंग गलत जाती। तो बीजेपी के साथ ये सब समस्या रही। लेकिन आप देखेंगे कि 2020 का जो इलेक्शन हुआ है, आरजेडी के बाद बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो दूसरे नंबर की बनी, और जेडीयू जो दूसरे नंबर की पार्टी बनी। और अगर इधर देखें 2025 के आते आते स्थिति ये हुई कि बीजेपी जो 80 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे है, और आपकी जेडीयू जो, मतलब जेडीयू से सीएम है नीतीश कुमार, उनके पास 45 या 46 विधायक हैं।
तो स्वाभाविक है कि इसको आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि शायद समय बदलने के साथ बीजेपी को लेकर के वहां के लोगों के नजरिए में परिवर्तन आया है। और ये आप मान सकते हैं कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स रही हैं और एक लाभार्थी वर्ग का उदय हुआ, उस लाभार्थी वर्ग को भी ये लगने लगा जो है कि अब भारतीय जनता पार्टी 2000 वाली या 1990 वाली नहीं है, बल्कि समय के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया है। लेकिन ये बात सच है कि अब जैसे आज मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया, कैबिनेट एक्सपेंशन हो गया, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कि फिर पलटेंगे नीतीश कुमार? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो राजनीति है, राजनीति में कभी भी किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ भी पूर्वाभास करना या अंदाजा लगाना थोड़ा बेमानी सा हो जाता है। परंतु अब जो समीकरण है उसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर अब वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अपना इंडिविजुअल नुकसान ज्यादा होगा और उनकी छवि, जैसे बात करेंगे, छवि का भी बहुत महत्वपूर्ण खेल होता है चुनावों में, तो उनकी छवि एक बार फिर से इस बात पे आ जाएगी कि वो अपने किसी भी वादे को पूरी तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं, अपनी बात पे जो है वो अटल नहीं रह पाते हैं, वो अपनी बात से पलट जाते हैं, क्योंकि वो खुद जो है, अभी आप देखेंगे जब से केंद्र की एनडीए सरकार का वो हिस्सा रहे हैं, सरकार के गठन होने के बाद से लेकर आज तक में आप देखेंगे कम से कम 3 से 4 बार ऐसे जो बातें हैं वो सामने आई और 3 से 4 बार खुद नीतीश कुमार ने स्पष्टीकरण दिया, या ये कहेंगे कि साफ-साफ मीडिया के सामने कहा कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। जो पहले होना था वो हो चुका है, लेकिन अब वो फिलहाल कहीं नहीं जाने वाले हैं और इसी गठबंधन में रहते हुए वो जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो भी लड़ेंगे। और अभी आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से जो उनके बेटे हैं उनकी भी राजनीति में आने की या उनको भी राजनीति में सक्रिय होने के लिए कहा जा रहा है। खुद उनके बेटे का भी ये बयान आया कि जो अब एनडीए है उसको बिहार के लिए चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे को जो है कहीं ना कहीं जनता के सामने फिर से ऐलान करना चाहिए कि उन्हीं के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। और मुझे लगता है कि चुनाव उन्हीं के चेहरे पे होगा। बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि इस जो गठबंधन में है किसी प्रकार का कोई रिस्क लिया जाए फिलहाल, क्योंकि नीतीश कुमार की अल्टीमेटली आप देखेंगे तो बिहार में एक अलग छवि है। उनको लालू सरकार के बाद से जो नीतीश कुमार की सरकार रही है, पहले टर्म में तो उनको विकास पुरुष के तौर पर ही बिहार में ये कहा गया था, क्योंकि उस समय में काफी ज्यादा काम हुआ था। नीतीश कुमार है, हाँ ये नारा बिल्कुल। खूब गया था। तो जी, तो इसलिए उनकी छवि अब भी काफी साफ सुथरी है दूसरे नेताओं के मुताबिक। और तेजस्वी को आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव की भी काफी पॉपुलैरिटी है बिहार में, काफी डिमांड है, खास तौर पे जो उनका यादव समाज है, मुस्लिम समाज है उसमें, और बाकी जो लोग हैं वो भी उनको काफी पसंद करते हैं। इसलिए जो बीजेपी है वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। और रही बात तेजस्वी की और नीतीश कुमार की, तो कहीं ना कहीं अनुभव भी बड़ी चीज होता है। तेजस्वी यादव की एज अभी काफी कम है, हालांकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रदेश के रहे हुए हैं और उन्होंने जो काम करे हैं उसको भी सराहना की गई है। परंतु फिर भी एक छवि पुरानी जो चली आ रही है राजद के साथ, और आज के अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे बटेंगे तो कटेंगे सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा है, वो बिहार में भी उसको जो है पहुंचाया गया है, या एक है तो सेफ है, ये वाली बातें भी जो है बिहार में भी पहुंचाई गई है। अभी झारखंड में भी चुनाव हुआ था, वहां पे भी नारे गूंजे थे, हालांकि झारखंड में तो हम भाजपा अभी को बिहार जीतने में मिली। रहते हैं, अभी तक बिहार में रहते हैं। मैं ललित जी के पास आना चाहूंगा। ललित जी, बिहार में जातिगत राजनीति का बोलबाला है, काफी राजनीति होती है, कुर्मी, जाटव, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, भूमिहार। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है, मंत्री बन जाता है, क्या वो अपने जो जाति के लोग हैं उनकी मदद कर पाता है? अगर नहीं कर पाता है तो फिर 2025 अब आ चुका है, आने वाला है, तो फिर लोग क्यों वोट दे अपनी जाति के नेता को? अगर वो उनकी मदद नहीं कर पाता, उनकी हेल्प नहीं कर पाता, उनके किसी तरह की सहायता नहीं कर पाता, योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा पाता, तो फिर आज भी लोग इस जाति से क्यों नहीं उभर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? शेखर, जैसा कि अभिषेक ने कहा जो है कि नीतीश कुमार, जैसे आपने भी पूछा कि नीतीश कुमार क्या पलटी मारेंगे, अल्टीमेटली पलटू राम का नाम तो तेजस्वी यादव ने ही दिया, चाचा भी कहते हैं, पलटू राम भी कहते हैं, तमाम सारी बात।
और ये बात सही है कि सियासत में कभी भी कोई आप कॉन्क्रीट बात नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मौसम जितना तेजी से बदलता होगा, शायद उससे तेजी से कभी भी जो है अंधड़ आ सकता है, राजनीतिक तौर पे, सियासी तौर पे अंधड़ आ सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि नीतीश कुमार क्यों गए 2015 के इलेक्शन में। नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ जो है वो कोएलिशन के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ते हैं, सरकार भी बनाते हैं और उसके बाद जो डिप्टी सीएम भी होते हैं। लेकिन वो क्यों गए, ये इसके पीछे आप देखेंगे कि 2013 से लेकर के एक जब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय एरिना पे अपने आप को जो है बहुत ही मजबूती के साथ रख रहे थे, तो कहीं ना कहीं नीतीश के भी मन में एक छिपी हुई इच्छा आकांक्षा ये थी कि वो इस देश के पीएम क्यों नहीं बन सकते हैं। तो देश के पीएम बनने का सपना था, एक डिजायर था, उसने एक खटास भी पैदा की और धीरे धीरे उन्होंने अपना रास्ता जो है वो शिफ्ट किया। मतलब बीजेपी के साथ हट करके वो आरजेडी के साथ चले गए और आरजेडी के साथ कॉम्बिनेशन इसलिए भी नहीं बन पा रहा था जो है कि भाई आप जिसके खिलाफ 15 साल जंगल राज की बात करते हो, चिल्लाते हो, तो लोगों को पसंद नहीं ये बात थी। लेकिन वही है कि बिहार की पॉलिटिक्स में एक चीज देखा गया कि वो कास्ट का जो कॉम्बिनेशन है और एसिमिलेशन है वो इतना ज्यादा है कि वो चीज नजर आई और उसके बाद जेडीयू आरजेडी की सरकार बन गई। लेकिन वही बात जो है कि आरजेडी के साथ जब वैचारिक तौर पे कम से कम अगर सुशासन आपका गोल था, तो वहां उस तरह की चीजें मतलब नहीं मिलती प्रैक्टिकली। जब तेजस्वी यादव आरजेडी मतलब जब सरकार में थे जो है, तो बहुत सारे दबाव की एसपीस के ऊपर दबाव, डीएम्स के ऊपर दबाव, अधिकारियों के ऊपर दबाव, तो ये लगने लगा था नीतीश कुमार को कि ये फैसला ठीक है, उस समय तात्कालिक एक फैसला हुआ, उसका फायदा मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान होना है। और उसके बाद जो है फिर जीतन राम मांझी को कुर्सी भी सौंप दिए। फिर आपने देखा कि किस तरीके से फिर वापसी भी कर गए। 2020 के इलेक्शन में फिर बीजेपी के साथ वो सरकार में आते हैं। लेकिन फिर एक मन के अंदर की जो इच्छा आकांक्षा थी जो है, वो जब हिलोरे मारती है तो कभी कभी आदमी जो है वो अपने रास्ते से थोड़ा भटकता है। फिर भटकाव के साथ जो फिर आरजेडी के साथ गए। लेकिन फिर बात वही आ गई कि एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव, बहुत ही बेजा दबाव जिसको स्वीकार नहीं कर सकते थे और उससे उनकी छवि जो खराब हो रही थी, तो फिर धीरे से उन्होंने किनारा कस लिया। तो यानी कि इस पूरे बीच में इतना ज्यादा परिवर्तन कर लिया कि नीतीश कुमार के लिए फर्दर अगर कोई परिवर्तन करते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और इस मंत्रिमंडल को उठा के देखिए कि इसमें कृष्ण कुमार मंटू जो कि आरा के रहने वाले हैं, जहां से राजीव प्रताप रूडी सांसद भी हैं, तो आप अगर वहां देखेंगे तो वो क्या है कि कुर्मी समाज से है। तो मैसेजिंग भी कर रही है बीजेपी कि भाई आप कुर्मी समाज का एक व्यक्ति जो है सूबे का मुख्यमंत्री है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास हम उस समाज को इज्जत नहीं देते हैं, उस समाज को इज्जत देते हैं और सही समय पे सही मौके पे उनको हमने मौका दिया है। तो एक मैसेज ये सवाल तभी पूछ रहा था कि क्यों मतलब इतनी प्राथमिकता दी जाती है, लोग इतनी प्रायोरिटी क्यों देते हैं अपने जाति को, कि वो बंदा जीतने के बाद क्या मदद कर पाता नहीं कर पाता, तो फिर भी आज 2025 में भी हम उसी ढर्रे पे चुनाव लड़ रहे हैं और लोग अपनी जाति के लोगों को वोट दे रहे हैं। शेखर, इसमें थोड़ा बदलाव हुआ। इसमें 1990 से लेकर के आप देखेंगे 2005 का जो पूरा पीरियड लीजिए 15 साल का, और 2015 से 2005 से 2015 और 2015 के बाद आज का दौर, अब बहुत परिवर्तन हो गया है। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और सेंट्रल स्कीम्स और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इवॉल्व किया गया और उसके बाद जो उससे लाभार्थी वर्ग का उदय हुआ, तो लाभार्थी वर्ग के उदय में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसके बाद आपका दलित, महादलित, अनटचेबल्स, इस तरह के समाज को ज्यादा फायदा मिला है। तो उनको ये लगता है कि भाई ठीक है, अल्टीमेटली हमको फायदा कौन पहुंचाया सीधे तौर पे, तो उसका एक झुकाव हुआ है। अब एकाएक बिहार की राजनीति से आप जाति को अलग नहीं कर सकते, ठीक है, वो धीरे धीरे ही अलग होगा। लेकिन ये कि पहले क्या होता था कि ठीक है, मतलब एक इलाके का, जैसे फर्ज करिए कि कोई एमएलए की कंस्टिट्यूएंसी है और उसमें कोई पैसे रुपए वाला आदमी है, उसने गरीब लड़कियों की शादी करा दी, उसके अंतिम संस्कार पे कुछ पैसे दे दिए, मतलब इस तरीके का कुछ हेल्प कर दिया। जब केवल हेल्प कर दिया तो लोगों को लगता था कि भाई हमारी जरूरत इतनी ही है। लेकिन बदलते समय के साथ जिस तरीके से पूरा देश इंटीग्रेट हुआ है, अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, इंटरनेट का जमाना आ गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक है, तो अब वो लोग देखते हैं कि बगल का प्रदेश उत्तर प्रदेश है वो आगे बढ़ रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। तो अब ये समझ जो है वो समाज के उन वर्गों में भी है जो पहले क्या होता था कि कुछ मदद के नाम पर लियोर हो जाते थे और अपने मत को देते थे, लेकिन उनके विचार भाव में परिवर्तन आ रहा है।
और बीजेपी इस बात को कह रही है कि भाई आप जो है केवल 100 रुपए, 50 रुपए, 500, 1000 रुपए के मदद पे मत जाइए, बल्कि अपने हाथ को सशक्त करिए, अपने हाथ को मजबूत करिए, स्किल्स को डेवलप करिए, ताकि जो है आप 500, 1000 रुपए मांगने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप 500, 1000 रुपए कमा सकें, क्योंकि कमाई जो होगी वो आपकी अस्थायी कमाई है। पैसे किसी से लेंगे तो कितने समय तक ले लेंगे। तो धीरे धीरे अब क्या है कि उस परसेप्शन में बदलाव आ रहा है, और हो सकता है कि बीजेपी को खुद के दम पर आने के लिए अभी 5 साल 10 साल और इंतजार करना पड़े, लेकिन अब वहां की भी समाज में एक जागरूकता आई है कि बात ये नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव अब उस तरह की बात नहीं करते हैं। जब वो चलिए, माइक धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, अच्छी बात है, और आने वाले समय जल्दी ही ये हो। अभिषेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या एक जाति दूसरे जाति से अलग होती है? क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं तो हर जाति के साथ है। तो फिर ये क्या इस तरह की क्यों लोग एक समीकरण बनाया जाता है जातियों को लेकर? देखिए, जाति जो है हमारे समाज में, मतलब अगर हम भारत की बात करें, तो जाति आज की या आज के युग की नहीं है, जाति सदियों से चली आ रही है। और आप देखेंगे कि जब खास तौर पे जब ब्रिटिशर्स का रूल आया, तो उन्होंने जो हमारे भारतीय समाज है उसको डिवाइड करने के लिए ना केवल पहले धार्मिक स्तर पे डिवाइड करा, हिंदू मुस्लिम में उन्होंने उसको ज़्यादा आग में घी डाली, और जो हिंदू समाज है उसको भी डिवाइड करने के लिए जातीय जो फैक्टर थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। एक तरीके से उनको भड़काया। ऐसा नहीं है कि पहले बिल्कुल नहीं था, अंग्रेज़ों ने ही उसको चालू करवाया, ऐसा नहीं है। पहले से था, लेकिन उसको बढ़ावा देने में कहीं न कहीं उनका पीछे से हाथ रहा। और कई जो प्रदेश रहे, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा सर चढ़ के बोली। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि जाति क्या होती है, कहीं न कहीं जब कोई हम मनुष्य जब जन्म लेता है, तो माता-पिता, रिश्तेदार के साथ अपनी जाति और धर्म भी साथ लेके वो पैदा होता है। मतलब उसके साथ पहले से वो फिक्स हो जाते हैं। तो जाति भी कहीं न कहीं जैसे धर्म है, वैसे ही लोगों के लिए जाति भी होती है। और उसके बाद जो है आप देखेंगे बिहार की अगर हम बात करेंगे, असल में बिहार में जो है धर्म से ज़्यादा जाति को लेकर मतभेद हुए। जो समाज है वो जाति के तौर पे बहुत ज़्यादा बँटा। वहाँ पे जो मैंने हिंसा की बात करी थी, आप ये देखेंगे कि अगर 90s से लेकर 2000 तक की बात करेंगे, वहाँ के जो युवा लोग हैं, एक तो वहाँ पे युवाओं का पलायन बहुत हुआ, क्योंकि वहाँ के जो माँ-बाप हैं, मतलब पेरेंट्स जो थे, वो अपने बच्चों की सुरक्षा के चक्कर में उन्होंने बिहार से दूसरे प्रदेशों में अपने बच्चों को भेजा शिक्षा के लिए या काम के लिए। फिर आप देखेंगे उस एरा के जो बच्चे हैं, वो जब उन्होंने अपना नाम है वहाँ पे ये आलम था कि सरनेम लगाना, मतलब टाइटल लगाना छोड़ दिया था लोगों ने अपना, जिससे कि जाति का पता ना चले नाम सुन के। कोई सिंह नहीं लगाता था, कुमार बहुत कॉमन मिलेगा आपको, या राजीव रंजन हो गया, या विनीत विशाल हो गया, या मृणाल मयंक हो गया, ऐसे नाम आपको बहुत मिलेंगे। वो सिर्फ पिताजी का इसलिए नाम था, भी ले लेते थे साथ में लगाने के लिए। हाँ, वो सब इसलिए हुआ क्योंकि जाति पहचान ना पाएँ, क्योंकि वहाँ पे जातियों के नाम पे मतलब इतना संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष हुआ कि आपस को, मतलब आपस में बचाने के लिए। तो इस वजह से बिहार की जो राजनीति है, वहाँ पे जाति आधारित जो पॉलिटिक्स है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। और उसको धीरे-धीरे आप एकदम से उसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि 90s और 2000 के एरा वाले जो बच्चे हैं, वो हमारी एज के मान लीजिए, हमसे थोड़े छोटे होंगे। और ये बातें क्योंकि उन्होंने खुद फ़ील करी है, घर छोड़ के आना, पलायन होना और अपना सरनेम ने मतलब नाम को चेंज कर लेना, ये सारी चीज़ें आप एकदम से भुला नहीं सकते हो। तो अभी वहाँ पे जाति को एकदम से भुलाया नहीं जा सकता है, और इसलिए लोगों के मन में अभी भी जाति फैक्टर ज़्यादा हावी हो जाता है, जब ख़ास तौर पे चुनाव आता है। क्योंकि लोग जो है अपनी जाति वाले को, अगर वो राजनीति में कोई बड़े ओहदे पे या बड़े पद पे आता है, तो उनको लगता है कि चले हमारे ये बीच का कोई व्यक्ति जो है वहाँ पहुँच रहा है, तो सेफ ज़ाहिर फील तौर पे करने हमारे को सेफ फील करते सेफ हैं। भी फ़ील करेगा, और ज़ाहिर तौर पे हमारे लिए कुछ करेगा ज़रूर, या फिर हमारे को आगे मौका आगे बढ़ाने का मौका देगा। लेकिन तो अगर ये वो सारी करते फीलिंग्स की वजह, लेकिन वो करते तो आज मतलब जाति अपने जहाँ पर नहीं वो है वो वहां से काफी ऊपर चुकी होती। बिल्कुल, वो पूरे देश का हाल है, लेकिन फिर भी लोगों को ये लगता है कि चलिए कुछ तो करेगा, नहीं तो हमारी जाति के नाम हो रहा है, हमारी जाति जो है पूरी जगह पे जानी जा रही है कि भाई ये भी जाति कोई होती है, ये अच्छे मतलब पहुँच वाली जाति है। तो कई सारे फैक्टर होते हैं जिनके आधार पे जो है लोग वोट करते हैं, थो अपनापन उसमें आ जाता है। हालाँकि अब समय के साथ-साथ इस चीज़ में भी बदलाव आ रहा है। अब आप बिहार का भी देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। बीच-बीच में जो घटनाएँ हैं वो होती रहती हैं, लेकिन
आपराधिक घटनाएं पूरे देश में कहीं पे भी किसी भी समय हो सकती है। ये कोई फिक्स नहीं है कि अगर बिहार है तो वहां पे होनी है। अब उस सोच में भी बदलाव आया है। तो अब ये देखना ये है कि अब जो आने वाला चुनाव है उसमें वहां के जो वोटर्स हैं वो किस पे ज्यादा महत्व देंगे और किस आधार पे वोट करते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ही जो नरेशन है चेंज होता है और जनता ही इस नरेशन को बदलने में सक्षम होती है। ठीक है ललित जी, आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश कांग्रेस मुक्त होना चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि देश पहले जाति मुक्त होनी चाहिए? आखिर कब तक ये जाति की राजनीति चलती रहेगी? देखिए, ये बहुत ही मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है। इसका जवाब जैसा कि अभी अभिषेक कह भी रहे थे जो है कि आप देखेंगे कि बिहार में क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण ने जब एक अलख जगाई इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो उसके बाद वो सबसे ज़्यादा जो एक क्रांति आप कह लीजिए कि वहाँ हम्म, पे वहाँ के उस समय के लोगों में एक हम्म, क्रांति हुई, और क्रांति इस बात की हुई कि भाई जाति-पाति को जो तोड़ो। और हम्म, इसीलिए आप पाएंगे जो है कि वहाँ पे जैसे मयंक बोला, रंजन बोला, कुमार बोला कि वो मतलब कास्टलेस हो जाए, पता ही ना चले जो कि कौन किस जाति का है, कैसे है। लेकिन हम्म, दुर्भाग्य ये रहा ना कि आप देखिए कि बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, उसके हम्म, बाद विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पे बिहार के लोगों का मतलब बिल्कुल। ना मौजूद हो। देश हम्म, का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, आपको पता चलेगा कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और लेह लद्दाख से लेकर के एकदम डीप साउथ में हम्म, तमिलनाडु और केरल तक आपको लोग मिलेंगे, मतलब सारे स्टेट्स में मिलेंगे। और इतना मतलब जो बिहार क्या है कि किसी हर तरीके से मतलब वहाँ के लोग जुझारू भी हैं, काम भी करते हैं, कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। वो बिहार विकसित क्यों नहीं हो पाया? दुर्भाग्य ये है कि लोग वहाँ पे कम से कम पर्टिकुलरली बिहार में कि जो आईएएस, आईपीएस अफसर जो कि दिशा दे सकते थे, वो लोग क्या है कि कभी अपने मतलब आईएएस अफसर बनने के बाद, आईपीएस अफसर बनने के बाद, बड़ी जगहों पर पहुंचने के बाद अपनी हम्म, जड़ों से कनेक्ट नहीं हुए, उसको भूल गए। और उसका नतीजा यह हुआ कि जो वास्तव में जमीनी धरातल पे जो बदलाव होना चाहिए था, वो बदलाव इसी वजह से नहीं हुआ कि जो लोग दिशा दे सकते थे, वो अपने आप को वहां की जड़ से कनेक्ट नहीं कर पाए, काट लिए। लेकिन अब आप देखेंगे कि बदलाव आ रहा है। आप जन स्वराज पार्टी का नाम आपने सुना होगा। जन स्वराज पार्टी में आप देखिए कि उसे बहुत बड़े बड़े आईपीएस अफसर, आईएएस अफसर, आईआरएस अफसर, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है उससे जुड़ रहे हैं, और उसमें सारी जाति धर्म के लोग जुड़ रहे हैं। और इसमें एक उम्मीद मतलब ये जगती है कि शायद कुछ जमीनी स्तर पर बदलाव हो। लेकिन हम्म। यह है कि जाति जाति ही ऐसी चीज है कि जो जन्म से ही जाति जन्म से एक ही ही तय जाति किया नहीं जाता है। है। हाँ, तो उसकी उस भावना से, उस फीलिंग से, और दूसरी चीज है कि एक ग्लोरीफाई करने का एक तरीका हो गया है कि जब बच्चा थोड़ा सा समझदार होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद देखता है अच्छा मैं राजपूत, वो भूमियार, वो कायस्थ, तो मेरा हीरो ऐसा था, मेरा हीरो वैसा था, और उसमें उसमें अपनी छवि गढ़ने की कोशिश करता है। और उसकी वजह से भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डिट्रैक हो जाते हैं, ट्रैक से उतर जाते हैं। तो जाति तभी हो सकती है कि जब रोटी और बेटी का संबंध हो। अभी स्थिति क्या है कि हम रोटी तक तो पहुंचे हैं। आप देखिए ढाबे पे अब चले जाइए कहीं भी, और हाँ, उसके बाद हाँ, बिल्कुल। जिस ग्लास में पानी पीते हैं, जिस ग्लास में चाय पीते हैं, वो ये नहीं पूछते कि इसके पहले उसमें कौन पिया था। हम्म। कोई नहीं पूछता। बगल में आपको जो बैठा हुआ व्यक्ति खाना खा रहा है, तो आप उससे नहीं पूछते जो है कि वो किस जाति से है, नहीं पूछते। लेकिन ये था कि मतलब कि रोटी का जो कनेक्शन है वो तो धीरे धीरे समाज में हुआ है। लेकिन बेटी मतलब कि शादी विवाह जितना बड़े पैमाने पर, इंटरकास्ट मैरिजेस, ये सब जितने बड़े पैमाने पे इम्प्लीमेंट होनी शुरू होंगी, जमीन पे दिखेगी, तो शायद जाति का ये जो दंश है उससे आदमी निकल पाएगा। लेकिन ये तो बात सच है कि आज की मौजूदा दौर में मतलब पहले से अगर आप तुलना करें आज के 50 साल पहले, तो उसके बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और उसके लिए तो राजनीतिक दलों को आगे आना पड़ेगा। अच्छा, अभिषेक जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे जाति से ऊपर उठकर दिल्ली में एक परिवर्तन देखा गया। अरविंद केजरीवाल सत्ता में आई, सभी तबके के लोगों ने, सभी जाति और धर्म के लोगों ने उनको वोट किया, लेकिन आखिर में नतीजा क्या निकला? शीश महल और आबकारी नीति जैसे चीजें, घोटाले देखने और सुनने को मिले। देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करेंगे, पहले तो दिल्ली को आप मान के चलिए कि दिल्ली में जो आखिर भरोसा दिल्ली करे वाल भी कैसे अगर जाति से उठकर भी वोट दे, तो जब नतीजा ऐसे नहीं, निकलता बिल्कुल। है दिल्ली की तरह। असल में पहले तो दिल्ली के ये थोड़ा राजनीति को समझ जाऊँगा। दिल्ली में असल में दिल्ली वाले जो हैं, जो मूल रूप से दिल्ली के निवासी हैं, उनकी संख्या आप देखेंगे तो वो बहुत लिमिटेड होगी। यहाँ पे
अन्य प्रदेशों से जो लोग आके काम धंधे रोजगार के लिए यहाँ बसे, फिर यहीं के होके रह गए, ऐसी आबादी आपको बहुत मिलेगी। और ऐसे भी आबादी मिलेगी जो कुछ साल पहले यहाँ पे आए, फिर उनको रोजगार मिला और वो चाहे छोटा मोटा ही काम हो, वो यहाँ पे रहने लगे हैं, चाहे वो झुग्गी क्लस्टर में रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं और अपना जीवन यापन चला रहे हैं। तो आप ये समझिए, पहले तो उनका जो एक होता है अपने मदरलैंड से जो कनेक्शन होता है, वो दिल वाला कनेक्शन दिल्ली से नहीं है उनका। वो अगर आप देखेंगे अपने प्रदेश की जब बात होती है उनकी, तो अपने प्रदेश में वो वोट को लेकर एक अलग समीकरण की बात कर रहे होते हैं। हो सकता है वहां पे वो कास्ट फैक्टर को ज्यादा महत्वपूर्ण दे रहे हों या धर्म के आधार पे ज्यादा वो महत्वपूर्ण समझे उस चीज पे। लेकिन जब दिल्ली की बात आती है, तो अब जैसे हम बात करेंगे, जब से अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई और उन्होंने जब पहली बार चुनाव लड़ा, तो उन्होंने उन बातों को पकड़ा जो कहीं ना कहीं आम जो व्यक्ति होता है, आम इंसान होता है, बिल्कुल। उसको रोजमर्रा की लाइफ में जो परेशानियां झेलनी पड़ रही होती हैं, उन्होंने उस चीज को, यानी कि आम आदमी पार्टी ने एक आम इंसान की दुखती नब्ज को जो है पकड़ा था। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने वादा करा था कि हम अन्य राजनीतिक दलों की तरह राजनीति करने नहीं आए हैं, हम जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम करने आए हैं। पर हुआ क्या कि धीरे धीरे जिस सिस्टम को बदलने की बात आम आदमी पार्टी ने की थी, वो इस सिस्टम में आने के बाद खुद बदल गई और सिस्टम का हिस्सा हो गई। और ऐसा एक बार हुआ होता तो चलता, लेकिन 2 बार दिल्ली की जनता ने उनको खुले दिल से मौका दिया। पर मतलब वही ढाक के 3 बात आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी का जो रवैया रहा, काम करने से ज्यादा दोष देने का रवैया ज्यादा रहा कि सारा दोष जो है या तो केंद्र सरकार पे मर दीजिए या एलजी पे मर दीजिए। तो लोगों ने फिर यही पाया कि बजाय इसके फिर हम इस बार एक और ऐसी पार्टी को मौका दें जो कई साल पहले जो है सत्ता में रही, फिर वो 27 साल तक वापस नहीं कर पाई है। तो इस बार एक बार उसको ही देके देख लिया जाए, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या पता हमारे काम हो। जी शेखर, यहाँ पे एक बात और है कि जैसे आप बिहार की पूरी राजनीति को देखें और दिल्ली की राजनीति को देखें, तो दिल्ली तो मेल्टिंग पॉट है जो है। अब मेल्टिंग पॉट में क्या है कि पूरे देश के लोग आते हैं, ठीक है। तो पूरे देश के लोग आते हैं और वो किस लिए आते हैं, जो वो रोजगार की तलाश में आते हैं। उनको ये लगा जो है कि हमको एम्प्लॉयमेंट जो है कहाँ से मिलता है, और उनको थोड़ी बहुत छोटे मोटे जैसे भी जिस तरीके की नौकरी मिल जाती है, उसके बाद वो यहाँ पे सेटल भी हो जाते हैं। और स्वाभाविक तौर पे है कि आप बसों में यात्रा करिए, मेट्रो में यात्रा करिए, जनरली कोई किसी से ये नहीं पूछता है भाई कि तुम किस जाति बिरादरी के हो, जो है कोई नहीं पूछता। पहला सवाल ये होता है कि आप क्या करते हो, क्या पैसा रुपया कमाते हो, कहाँ पे नौकरी करते हो। तो पहली जो प्राथमिकता है वो यही है, ठीक है। तो इसलिए बिहार का जो सोशल इक्वेशन है, सोसाइटी है, समाज है, तो समाज में सारे जाति धर्म के लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, उससे इनकार नहीं हो सकता। लेकिन ये कि ये देखना है कि हमारे मतलब पैमाना क्या है, हम किस चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी जो है वो नौकरी है, तो दिल्ली उस हिसाब से अपना वोटिंग करता है। बिहार में एक सबसे बड़ी चीज है कि जैसे पिछड़ा वर्ग का उभार, इसके लिए आपको बहुत दिलचस्प है कि आपको टीएन सेशन का दौर याद होगा, जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है। और उस समय एक अधिकारी हुआ करते थे केजे राव, जो ऑब्जर्वर बना करके उन्होंने भेजा था। टीएन सेशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के पहले बिहार की स्थिति ये होती थी कि पिछड़ी जाति समाज, दलित समाज, महादलित समाज के लोग जब वोटिंग सेंटर पे जाते थे, पोलिंग सेंटर पे, तो पता चलता था कि भाई आपका वोट डल चुका है, ठीक है। और वो लगातार होता आया। और ये मतलब जब मंडल कमीशन के बाद लालू, नीतीश, रामविलास, जब ये लोग साथी हुआ करते थे, तो ये मैसेज कन्वे करते थे कि अल्टीमेटली ये जो वोट की लूट है कौन कर रहा है। ये वोट की लूट तो यही सारे लोग जो बड़े लोग करते हैं, ताकतवर लोग हैं, और उसके बाद जो है मौका नहीं देते। लालू भी जब आए तो उनके ऊपर भी ये सारे आरोप लगाए, और थोड़ा ज्यादा आरोप लगा भी। इलेक्शन कमीशन ने जब सख्ती की और उसके बाद जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब होना शुरू हुआ, तो समाज का वो वर्ग जो कि शायद वोट देने से वंचित रह गया था, उसको मौका मिला। और जब उसको मौका मिला तो वोट के माध्यम से अपनी व्यथा गाथा को उसने रिफ्लेक्ट किया, जिसमें आप आरजेडी, जिसमें जेडीयू आप देखते हैं। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि अब इसमें परिवर्तन आ गया। अब उस तरीके से शायद ही आप सुनते होंगे जो है कि 2020 का इलेक्शन याद करिए, शायद ही हुआ कि कहीं पे वायलेंस हुआ हो, रिगिंग हुई हो, ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिला। तो धीरे धीरे इसमें कमी आई है। अब जब इसमें कमी आई है और लोगों को थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट, थोड़ा सा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनको मदद मिली है, स्किल डेवलपमेंट के जरिए स्किल डेवलप हो रहा है,
तो अब क्या है कि वो समाज अब सोच समझ रहा है कि अल्टीमेटली अब हमें ये देखना है कि कौन सा दल ऐसा है, कौन सी पार्टी ऐसी है जो केवल हमारे इमोशन का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करती है बल्कि हमारे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट को भी देखती है। तो इस वजह से भी क्या है कि धीरे धीरे वर्जना टूटी है। लेकिन ये सच है कि अभी भी बहुत हद तक जाति जो है वो वहां पे अपना एक रोल प्ले करती है। अगर रोल प्ले नहीं करती तो बिहार में जो अभी अभी जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, आज हुआ है, और जिसमें 7 बिल्कुल विधायकों को मंत्री बनाया गया, तो मीडिया में ये खबर नहीं चलती जो है कि एक राजपूत है, एक भूमियार है, एक दलित है, एक महादलित है, एक पिछड़ा है और एक अत्यंत पिछड़ा है। इसको कहने की जरूरत ही क्यों पड़ती जो है। लेकिन ये है कि चूंकि नेता उस तरह का एक मैसेजिंग करते हैं और मीडिया भी है इसी समाज से जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद वो देखता है तो उसको लगता है कि हमको फैक्ट को जो है पेश करना चाहिए, भले ही उसका क्या मतलब होगा, किस तरीके से उसको लोग लेंगे, वो अलग इशू है। तो कुल मिला करके ये है कि आप ये देखेंगे कि जाति बहुत ही गहराई तक वहां पे हर पार्टियों से, हर राजनीतिक शख्सियतों से जुड़ी हुई है, जिसको वो उतना आसानी से उस चोले को हटा करके नहीं फेंक सकते। अभिषेक जी, एक सवाल आपसे है कि बिहार से बड़ी तादाद में लोग स्नान करने के लिए महाकुंभ पहुंचे हैं, तो आपको लगता है कि इसका जो प्रभाव है वो बिहार चुनाव में भी ही पड़ेगा? बिल्कुल। इस आप असल में ये देखेंगे कि अगर हम इस महाकुंभ की बात करें तो ये महाकुंभ जो है इतने बड़े व्यापक रूप पे जो है आयोजित किया गया है या इसका प्रचार प्रसार इतने व्यापक तौर पे किया गया है, उसके पीछे अगर हम राजनीतिक कारण ढूंढते हैं भाजपा का, तो यही कारण समझ में आता है कि भाजपा यही चाहती है कि इस महाकुंभ के माध्यम से जो जाति फैक्टर है हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में, वो जातीय समीकरण जो है वो कम हो जाए, लोग बाग जाति से मतलब जातियों में ना बटे और धर्म को आधार मानते हुए एक धर्म के नीचे और एक छतरी के नीचे वो हिंदू के तौर पे वोट करें। ये मैसेज कहीं ना कहीं देना चाहा है भाजपा ने इस महाकुंभ के आयोजन के माध्यम से, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ एक समय से जाति से ज्यादा अब लोग बाग धर्म को भी आधार मानने लगे हैं या धर्म को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने वोटिंग करना शुरू किया है। अब लेकिन इस बार जो चुनाव होंगे उसमें ज्यादा पता चल पाएगा कि क्या धर्म फैक्टर ज्यादा हावी रहा या जातीय समीकरण ज्यादा हावी रहे हैं वहां पर। बिल्कुल। तो ये बड़ा देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो विपक्ष है जैसे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जो पीडीए का फॉर्मूला लेके आए हैं, अब जैसे बिहार में तेजस्वी यादव हैं तो वो भी इंडिया अलायंस का हिस्सा रहे हैं, कहीं ना कहीं पीडीए को वो भी फॉर्मुलेट करेंगे अपने लिए अगेंस्ट बीजेपी और जो एनडीए है उसमें। तो लड़ाई वहीं पे आके शुरू होगी कि हिंदू वोट्स का डिवीजन ना हो। तो उसी के लिए जो महाकुंभ है वो भाजपा इस्तेमाल करेगी हिंदुओं को एक करने के लिए। बाकी जो अन्य जाति फैक्टर है या किस जाति किस वर्ग को कितना मिला कितना नहीं मिला, उसके आधार पे जो है फिर जो इंडिया अलायंस की पार्टी है या महागठबंधन के जो राजनीतिक दल हैं, वो इन्हीं आधार पे हिंदू समाज को बांटने के लिए अग्रसर रहेंगे या प्रयासरत रहेंगे, ताकि जो चुनाव हो वो फिर जातीय समीकरण पे को ही प्रमुख बनाकर किया जाए। तो ये वहाँ की जनता को ही डिसाइड करना है, लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि कुंभ फैक्टर से कहीं न कहीं भाजपा को फायदा बिहार में भी मिलेगा। अच्छा, आखिरी सवाल ललित से फिर वाइंड अप करेंगे। ललित जी, बिहार में जैसे जाति समीकरण बड़ा एक मेन फैक्टर रखती है, खासकर जिस समुदाय के वोट ज्यादा होता है उसका मुख्यमंत्री बनता है। जैसे कि यादव की काफी तादाद में संख्या है, जिसका कहीं ना कहीं फायदा लालू यादव उनके परिवार को मिलता रहा है। लेकिन जो कुर्मियों की बात करें जिससे नीतीश कुमार आते हैं, उनकी तादाद 4 से 5% है, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या कहना है इसमें आपका? देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना कि आप बिहार की पूरी राजनीति को अगर देखें तो वहां की राजनीति में सेंटर स्टेज पे कौन था? लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार। पूरी राजनीति इनके इर्द गिर्द घूमती रही है और लोग जो है वो सहयोगी दल की भूमिका में ही थे। क्योंकि कांग्रेस के साथ यह था कि कांग्रेस कभी वहां पे बेस हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे सांगठनिक तौर पे जैसे कमजोर हुई तो उसके बाद जो उसका हश्र क्या हुआ आप जानते ही हैं।
थोड़ा बहुत अगर रिवाइवल भी हो रहा है तो वो दूसरों की मदद से ही हो रहा है। मदद ठीक से हो है? रहा है, बिल्कुल। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बात सही है कि कुर्मी वोट्स की जो संख्या है वो 4% 4.5% है, ठीक है? लेकिन आप देखिए कि उसके बाद जो उपेंद्र कुशवाहा भी रहे, वो साथ में थे जो है, ठीक है? रामविलास पासवान ये बार-बार मान के चलते थे जो कि अगर आरजेडी और नीतीश कुमार में अगर किसी का सिलेक्शन करना है तो शायद लालू यादव से बेहतर नीतीश कुमार होंगे जो है। तो अच्छा, सामाजिक तौर पे जो गोलबंदी हुई, उस गोलबंदी में कहीं न कहीं नीतीश कुमार भारी पड़े। तो ये बात सच है कि 4% मतलब कुर्मी वोट जिससे वो आते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी है वो पासवान वोट हो गया, महादलित हो गया, जिसके मतलब जीतन राम मांझी, ये सारे ये समाज जब जुड़ा, तो उनका जो हुँ, सोशल बेस का जो दायरा है वो बड़ा हो गया। और चूँकि अच्छा, बीजेपी के पास क्या था कि ठीक है, वो 15% वाली पार्टी मानी जाती थी, बड़ों की पार्टी मानी जाती थी, अगड़ों की पार्टी मानी जाती थी और उसने हुँ, कांग्रेस के ही वोट बैंक पर जो है उस पर झपट्टा मारा था जो है सेंध और मारी। उसको हाँ अपने अपने पाले में लाने में कामयाब रहे थे। तो एक ऐसा इक्वेशन बन रहा था जो कि जेडीयू के लिए मुफीद था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बार बार ये था जब भारतीय जनता पार्टी अगर अपने हिसाब से लड़ती तो शायद उनको उनको भी ये जमीनी सच्चाई पता थी कि अकेले लड़ने का मतलब है कि शायद समाज का वो तबका जो नीतीश कुमार के साथ है, जो रामविलास पासवान के साथ है, वो उनके पास नहीं आएगा। तो बेहतर है कि लालू राज को खत्म करने के लिए उस समय तो एजेंडा हुआ करता था कि लालू यादव के जंगल राज को खत्म करना है। तो लालू यादव प्राइमरी अपोनेंट हुआ करते थे और उसको ध्यान में रख करके ये एक कॉम्बिनेशन बनता था और उस कॉम्बिनेशन का फायदा नीतीश कुमार को मिला। तो फिर आज जो बिहार सरकार का है कैबिनेट एक्सपेंशन हो गया है, ये आखिरी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और साल के आखिर में ये पता चल जाएगा जब चुनाव होंगे कि किसकी अगली सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी कितने सीटें लाने में कामयाब हो पाएगी। लेकिन आप ऐसी ही प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए द फेडरल देश के साथ। लेकिन हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू।